हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम सोशल वर्क पढ़ रहे हैं और सोशल वर्क में ही आगे की सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो सोशल वर्क की जो मेथड्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी मेथड्स एंड सेकेंडरी मेथड। सोशल केस वर्क जो है वो एक प्राइमरी मेथड है सोशल वर्क का और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर में हम फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, वैल्यूज़ एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर। ये वीडियोस उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मेडिकल सोशल वर्कर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सोशल वर्क के किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल केस वर्क क्या है और समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क की दो मेथड्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो मेथड्स हैं जो कि क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डील करती है, यानी कि आप क्लाइंट के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन में रहते हैं। उसी में आता है सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी मेथड्स वो होती है जहाँ पर हम क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेटरमेंट या क्लाइंट के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसके अंदर आता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल एक्शन। तो फिलहाल हमारा फोकस प्राइमरी मेथड्स के ऊपर है और प्राइमरी मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल केस वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क से। तो सोशल केस वर्क से हम क्या समझते हैं? तो केस वर्क जो होता है ना, ये डिनोट करता है एक इंडिविजुअल को, एक यूनिट को। यानी कि जब हम एक किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम केस वर्क यूज़ करेंगे। और वहीं अगर हम किसी ग्रुप की प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं तो हम ग्रुप वर्क करते हैं। वहीं अगर हम किसी कम्युनिटी के साथ डील करते हैं तो हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। तो केस वर्क को अप्लाई करने से पहले समझना ज़रूरी है कि केस वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। सोशल केस वर्क में सबसे प्रोमिनेंट नाम जो हमको देखने को मिलता है वो है मैरी रिचमंड का। ये केस वर्क के लिए पायनियर भी हैं, प्लस आप बोल सकते हैं कि ये मदर हैं सोशल केस वर्क के लिए। मैरी रिचमंड ने अपना जो किताब है जिसको हम बोलते हैं सोशल डायग्नोसिस 1917 में पब्लिश किया था और उसी के अंदर उन्होंने सोशल केस वर्क का कॉन्सेप्ट बताया है। तो उनकी जो डेफिनेशन है उसको हम कीवर्ड से समझते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है केस वर्क का। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैरी रिचमंड ने केस वर्क को बोला है एक प्रोसेस विच डेवलप पर्सनैलिटी थ्रू एडजस्टमेंट कॉन्शियसली अफेक्टेड इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल बिटवीन मैन एंड देयर सोशल इन्वायरमेंट। अब इस पूरी डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स है वो है एक प्रोसेस, एक है पर्सनैलिटी, एक है एडजस्टमेंट एंड कॉन्शियसली अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड सोशल इन्वायरमेंट। अब क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? तो ये डेफिनेशन बताती है कि जो सोशल केस वर्क है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि हम पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं थ्रू एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट किसके बीच में होगा? तो ये इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल, मैन एंड देयर सोशल इन्वायरमेंट, इनके बीच में ये एडजस्टमेंट होगा। जब हम केस वर्क की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं केस वर्क के अंदर, वो या तो एक इंडिविजुअल किसी के साथ फील कर रहा है इंटरपर्सनल रिलेशन में, या खुद के साथ ही कोई प्रॉब्लम वो फील कर रहा है, या जो उसका वातावरण है वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है सोशल केस वर्क के अंदर। इसमें एक टर्म आप देखोगे पर्सनालिटी। तो जो पर्सनालिटी होता है ये क्या होता है? तो देखिए, पर्सनालिटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक वो जो आपको दिखाई देता है, एक वो जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन इनहेरेंट होता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो पर्सनालिटी का इनर पार्ट होता है, जो आपके थॉट्स, बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, आपका एटीट्यूड होता है, आपका परसेप्शन होता है, ये सब आपकी पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं। और जो सोशल इन्वायरमेंट होता है वो होता है आपका आसपास का वातावरण, आपकी फैमिली, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी लाइफ, ये होता है आपका सोशल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली मैरी रिचमंड ने जो बताया है वो बताया है कि केस वर्क एक प्रोसेस है जिससे कि हम पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और एडजस्टमेंट इसमें मेन रोल प्ले करता है।
अब ये एडजस्टमेंट किसके बीच में होता है, तो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ एडजस्टमेंट, मैन और उसके जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके बीच का इन्वायरमेंट, उसके बीच का एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, वो है कॉन्शियसली अफेक्टेड। कॉन्शियसली अफेक्टेड यानी कि उस इंडिविजुअल को पता है कि वो अफेक्ट हो रहा है किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से, उनका एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन याद रखना है तो उसका कीवर्ड है इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल एंड एडजस्टमेंट। यहाँ पर एक चीज़ और हाईलाइट हमें करनी होगी कि प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रोसेसेस मतलब होता है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कोई तरीका दिया गया है किसी काम को करने का। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, सेकंड स्टेप आपको ये करना है, थर्ड ये करना है एंड फोर्थ ये करना है। तो दिस इज़ प्रोसेस, यानी कि ये एक दिन का काम नहीं है, आपको टाइम लग सकता है केस वर्क को प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो गॉर्डन हैमिल्टन ने इसको थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है कि जो केस वर्क होता है ये एक आर्ट होता है, आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर एंड विद डिफरेंट पीपल फॉर देयर ओन एंड सोसाइटीज़ बेटरमेंट। तो आर्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत अप्लाई करने के बाद एक स्किल डेवलप हुआ है आपके अंदर, और इसको आप यूज़ करते हो ताकि आप लोगों की मदद कर सको, सोसाइटी को बेटर कर सको। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय गॉर्डन हैमिल्टन। इन दोनों डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि केस वर्क का नेचर क्या है ना। तो जो केस वर्क का नेचर है वो डुअल नेचर है, यानी कि एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट कैसे है, क्योंकि ये केस वर्क है ना, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार अप्लाई करने से आपके अंदर डेवलप होता है। और साइंस इसलिए है क्योंकि एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक नॉलेज की बात की गई है। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हो, सब कुछ आपको बताया गया है, टाइम एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हो। फोकस क्या है सोशल केस वर्क का, तो जो फोकस होता है केस वर्क का वो है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विद इन द सोशल इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इंडिविजुअल होता है वो अकेला नहीं होता है, उसके आसपास एक वातावरण होता है, और इंडिविजुअल उसके वातावरण के ऊपर प्रभाव डालता है, प्लस उसका जो वातावरण है वो भी इंडिविजुअल के ऊपर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हम सोशल फैक्टर्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है एंड सोसाइटी ऑन द सेम टाइम इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल रहे ही ना तो क्या हम किसी चीज़ को सोसाइटी बोलेंगे? बिकॉज सोसाइटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और इसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, इसको हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल होते हैं उनके जो कनेक्शन है, उनके जो रिलेशन है, उसी से हम क्या बनाते हैं, उसी से हम सोसाइटी बनाते हैं। तो जिस तरह इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर रिलेशन, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर बिलोंगिंगनेस, फॉर नीड्स, उसी तरह सोसाइटी भी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि सोसाइटी ऑर्डर में तब रहेगी जब इंडिविजुअल ठीक तरीके से फंक्शन कर पाएगा। अगर इंडिविजुअल ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो सोसाइटी अस्तित्व में तो रहेगी पर बैलेंस्ड नहीं रहेगी। ठीक है, सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल केस वर्क क्या है, प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर बाय फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल। मतलब हमारा अल्टीमेट एम तो सोशल वेलफेयर करना है, बट कैसे, यहाँ पर हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करेंगे। अगर एक एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सही हो जाती है, ठीक हो जाती है, इंडिविजुअल ठीक से फंक्शन करता है, अपने रोल्स को अच्छे से परफॉर्म करता है, तो अल्टीमेटली सोसाइटी का बेनिफिट होता है और दूसरे सभी लोगों का वेलफेयर होता है। बेसिक अजम्पशंस की बात अगर हम करें कि किन चीज़ों पे काम करता है सोशल केस वर्क, किन बातों का ध्यान रखता है, क्या फोकस है सोशल केस वर्क का, तो उसको समझने के लिए हमको अजम्पशंस समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। इंडिविजुअल सोसाइटी पे डिपेंडेंट है एंड सोसाइटी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो सोशल फोर्सेस हैं वो
ह्यूमन बिहेवियर और एटीट्यूड को शेप करती है। इसका क्या मतलब होता है कि बचपन से एक इंसान जो वातावरण देखता आया है, जो ऑब्जर्व करता आया है और जिस माहौल में रहा है, वो उसके बिहेवियर और एटीट्यूड को शेप करती है। इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो कि अलग अलग जगह पर जन्म लेने वाले लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो यही होती है सोशल फोर्सेस, जो हमको दिखाई नहीं देती बट ये काम करती रहती है। अब जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें डील करनी है सोशल केस वर्क में, उनका नेचर क्या है? तो वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है एंड इंटरपर्सनल भी हो सकती है। यानी कि इंसान की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि उसको लाइफ में जो है वो मकअप नहीं कर पा रहा है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या उसके अंदर कुछ चल रहा है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल हैं। इंटरपर्सनल यानी कि सोशल रिलेशनल जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसका व्यवहार दूसरे के साथ कैसा है, उसका रिलेशन दूसरे के साथ कैसा है, क्या वो कोप अप कर पा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में, ये सब आता है इंटरपर्सनल में। अब ये जो रिलेशनशिप है, किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम क्लाइंट और केस वर्कर के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम केस वर्क के साथ डील करते हैं। सोशल वर्कर का प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए क्लाइंट और केस वर्कर के बीच में? तो वो कॉन्शियस एंड कंट्रोल्ड रिलेशन होना चाहिए, यानी कि बेसिकली प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हम उसको मदद करें कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करे, ना कि हमें इमोशनल होना है उसके साथ में। ठीक है? कई बार हम किसी की समस्याएं सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम तुरंत इसको सॉल्व कर दें या इसकी मदद कर दें। नहीं, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें उसकी मदद करनी है, लेकिन उसको पहले खुद की मदद करने के काबिल बनाना है। तो इसीलिए इसको कॉन्शियस बोला जाता है एंड कंट्रोल रिलेशनशिप बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कंट्रोल में रहना है, हमें अपने प्रोफेशनल टैक्टिक्स का यूज़ करना है, टेक्निक्स का यूज़ करना है, बायस्ड नहीं होना है, जजमेंटल नहीं होना है। ठीक है? तो ये रिलेशनशिप कैसा होगा? कॉन्शियस एंड कंट्रोल्ड रहेगा। गोल क्या होगा केस वर्क का? तो जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है थ्रू सेल्फ इफ़र्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल्फ इफ़र्ट का मतलब होता है कि क्लाइंट खुद की मदद करेगा, लेकिन वो कब करेगा? जब आप उसके अंदर वो चीज़ें लेकर आओगे कि वो अपनी मदद कर सकता है ना? तो यही इसका गोल है केस वर्क का, कि हम मदद करते हैं क्लाइंट की ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उसको एम्पावर कर सके। ठीक है? फोर्थ है फिलोसॉफिकल अजम्पशंस। किन धारणाओं पे काम करता है केस वर्क? तो इसका जो अल्टीमेट गोल है केस वर्क का, वो है हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जैसा मैंने बताया कि जो सोसाइटी है ना, वो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में। ठीक है? दिस इज द सोसाइटी एंड दीज आर द इंडिविजुअल्स। अब अगर एक भी ढंग से काम नहीं करेगा या डिविएंट हो जाएगा या डिसफंक्शनल हो जाएगा, तो क्या होगा? सोसाइटी में बैलेंस नहीं रहेगा और वो जो हारमोनियस रिलेशनशिप है वो केओस में बदल जाएगा। इसीलिए हमारा जो अल्टीमेट एम है वो है सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखना एंड इंडिविजुअल की लाइफ में भी बैलेंस बनाए रखना। उसका एडजस्टमेंट चलता रहे लाइफ के साथ, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। जो कोर वैल्यू है सोशल केस वर्क की, यानी कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है केस वर्क, तो वो देता है डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल। अब ये क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कोर वैल्यू है सोशल वर्क का, जिसमें ये बोला जाता है कि हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, चाहे उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हमको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है और वो इंसान रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। तो हर एक इंडिविजुअल का एक वर्थ है, उसकी अपनी एक गरिमा है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देन यूनिकनेस एंड कॉमनलिटी। कॉमनलिटी क्या है या यूनिकनेस क्या है ना? तो हर एक इंडिविजुअल की जो नीड्स है वो कॉमन है, और हर एक इंडिविजुअल के जो ट्रेट्स है वो डिफरेंट है या यूनिक है। जैसे हमारी जो नीड्स है, क्या नीड्स हैं हमारी?
हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, जैसे कि घर, खाना, कपड़े, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। देन हमारी सेफ्टी नीड्स हो सकती हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, सभी की हो सकती है। देन हमारी बिलोंगिंगनेस या लव नीड्स हो सकती हैं, एस्टीम नीड्स हो सकती है। तो ये नीड्स सभी की ऑलमोस्ट कॉमन ही होती हैं। देन यूनिक ट्रेट्स क्या होते हैं? यूनिक ट्रेट्स वो होते हैं कि हर एक इंसान अलग है, उसका पोटेंशियल अलग है, उसकी कैपेबिलिटीज़ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि एक सोशल इन्वायरमेंट होता है, सोशल फोर्स होती है जो उसके बिहेवियर को शेप करती है, उसके पर्सनालिटी को शेप करती है। इसीलिए हर एक इंसान का जो ट्रेट होता है वो अलग होता है, चाहे वो जेनेटिकली उसके पास आया हो, हेरिडिटरी आया हो, या उसके अंदर डेवलप हुआ हो ओवर द ईयर्स। ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज casework treats client as unique while acknowledging common human needs। यानी कि हमें यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है? इंडिविजुअलाइजेशन पर। हर एक इंसान को हमको अलग समझना है, चाहे उनकी प्रॉब्लम सेम ही क्यों ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम सेम हो सकती है लेकिन क्लाइंट का तरीका उसको देखने का, उसको अक्नॉलेज करने का, उसको डील करने का अलग हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान रखना है। देन एक और अजम्पशन है केस वर्क का, वो है कैपेसिटी फॉर चेंज एंड ग्रोथ। ये हमको ध्यान में रखना है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक इनहेरेंट पोटेंशियल होता है जिससे कि वो ग्रो कर सकता है और नई नई चीज़ें अचीव कर सकता है। अब हमको ये नहीं सोचना है यहाँ पर कि ह्यूमन नेचर तो स्टैटिक होता है ना, ये इसको बदला नहीं जा सकता। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हम केस वर्क अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ना इंसान को चेंज कर पाएंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल है और अगर वो कोशिश करे तो उस पोटेंशियल के थ्रू वो ग्रो कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है। ठीक है, और इसी चीज़ पे हमें फोकस करना है। राइट टू सेल्फ रियलाइजेशन, हर एक इंसान का राइट है कि वो रियलाइज़ करे कि उसका पोटेंशियल क्या है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम दबाते रहते हैं एक इंसान को, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे। हम क्या कर रहे हैं, उसको अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करने का चांस ही नहीं दे रहे। ठीक है, हम सभी को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर सब 90% लेकर आ रहे हैं और कुछ बच्चे 40% लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है हम सबको एक तरह से देख रहे हैं कि सभी को 90% ही लाना चाहिए। यहाँ हम इग्नोर क्या कर रहे हैं कि उसका पोटेंशियल हो सकता है अलग है, वो अलग चीज़ों में कैपेबिलिटीज़ रखता हो, उसकी क्वालिटीज़ अलग हो, उसका अलग टैलेंट हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी को 90% पे तोलते हैं और ये गलत है क्योंकि हम इंडिविजुअलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है वो 40% ला रहा है लेकिन उसके अंदर और कई तरह की कैपेबिलिटीज़ हों, उसका तरीका अलग हो। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि उसको ये राइट है कि वो रियलाइज़ करे कि उसके अंदर पोटेंशियल है। इन केस ऐसा होता है कि उसको रियलाइजेशन भी है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, प्लस हमें भी रियलाइजेशन है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, बट कई बार उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं उस पोटेंशियल को निखारने के लिए, है ना। तो तब ड्यूटी किसका है? तब सोसाइटी का ड्यूटी होता है कि वो यहाँ पर हेल्प करे। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं राइट बेस्ड अप्रोच, कि हर एक इंसान का राइट है कि वो अपने पोटेंशियल को जाने और उस पोटेंशियल को निखारने के लिए वो कोशिश करे, ये उसका राइट है। और हमारा काम है कि उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जहाँ पर कि वो पोटेंशियल डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, अचीव कर सके चीज़ें लाइफ में। ठीक है, और यहीं पर जो केस वर्क है वो चैरिटी से मूव होकर कहाँ चला जाता है? राइट बेस्ड अप्रोच पर चला जाता है। ओके, सो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसको हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं और आप कीवर्ड्स याद कर लें जिससे आप एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को रिकॉल कर पाए। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो मैरी रिचमंड ने दिया है। सोशल केस वर्क को आर्ट ऑफ डूइंग बोला है तो गॉर्डन हैमिल्टन ने बोला है। नेचर क्या है केस वर्क का? तो ये आर्ट एंड साइंस दोनों हैं।
किस तरह का मेथड है ये, तो ये सेल्फ हेल्प पे फोकस करता है, सेल्फ एफर्ट पे फोकस करता है। अभी तक हमने जो भी बात की उसमें अगर किसी इंडियन ऑथर की हमने बात की है तो वो है ग्रेस मैथ्यूज। उनकी हमने बात की है जब हमने फिलोसॉफिकल अजम्पशंस की बात की थी। ठीक है, तो ये आप लास्ट मोमेंट पे रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए शीट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केस वर्क। तो केस वर्क कैसे डेवलप हुआ, केस वर्क कैसे एक मेथड बना, ठीक है, उसको हम समझेंगे। इसको हम वेस्ट में भी देखेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। तो अगर आपने लास्ट के वीडियोस देखे हैं जहाँ पर हमने सोशल वर्क की हिस्ट्री को पढ़ा है इन यूके, यूएसए एंड इन इंडिया, तो हमने बहुत डिटेल में देखा है कि सोशल वर्क कैसे डेवलप हुआ और सोशल वर्क के डेवलपमेंट के साथ उसकी अलग अलग मेथड्स कैसे डेवलप हुई, और वहीं से हम शुरू करते हैं और केस वर्क पे हम फोकस कर रहे हैं। सो अर्ली बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो 1843 में क्या हुआ, एक एसोसिएशन बना जिसको बोला जाता है एसोसिएशन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पुअर, और ये कहाँ बना, यूएसए में बना। इनका जो मेन काम या अप्रोच होता था वो क्या होता था कि जो पुअर हाउसेस हैं वहाँ पर विज़िट करना, उनकी काउंसलिंग करना और उनके अंदर सेल्फ रिलायंस इंस्टिल करना। ठीक है, उनके अंदर भरोसा इंस्टिल करना कि हाँ वो बेटर कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं अपनी लाइफ में, ये अप्रोच होता था। देन 1877 में एक मेजर माइलस्टोन आया जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ये इस्टेब्लिश हुई। सीओएस के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं उसके बारे में। उसमें जो की टर्म इंट्रोड्यूस हुआ वो था फ्रेंडली विजिटर्स। और ये फ्रेंडली विजिटर्स क्या होते थे, ये वो वॉल्टियर्स होते थे जो घर घर जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते थे, नीड का इन्वेस्टिगेशन कि लोगों को क्या ज़रूरत है, और फिर उनका रजिस्ट्रेशन करते थे कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है और उसी के हिसाब से उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाते थे। है ना, यहाँ पर चैरिटी तो हो रही है लेकिन कैसी चैरिटी हो रही है, साइंटिफिक चैरिटी हो रही है। मतलब ऐसे किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सभी को रिलीफ प्रोवाइड कर दी जाती है चाहे उनको ज़रूरत हो ना हो, तो इससे क्या होता है ना कि जिनको सच में ज़रूरत है वो ओवरलुक हो जाते हैं कई बार। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का जो मेन अप्रोच था वो क्या था कि हम रजिस्टर करें, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करें और फिर रिलीफ प्रोवाइड करें। तो ये बेसिकली बोला जाए सीड है सोशल केस वर्क के लिए, कि यहीं से सोशल केस वर्क इमर्ज हुआ है। देन प्रोफेशनलाइजेशन की बात करें कि कब इसको एक्सेप्ट किया गया, एक्नॉलेज किया गया एज अ प्रोफेशनल मेथड, तो उसके लिए 1898 में फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल ऑफ सोशल वर्क इस्टेब्लिश हुआ न्यूयॉर्क में, और 1914 से 1917 के बीच में मेजर लैंडमार्क्स हैं इन सोशल केस वर्क। और वो मेजर लैंडमार्क क्या था, तो मैरी रिचमंड ने अपनी जो किताब है सोशल डायग्नोसिस वो पब्लिश की थी 1917 में, और ये बुक पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि कैसे डायग्नोसिस किया जाता है सोशल केस वर्क के अंदर। ठीक है, सो आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं, मैरी रिचमंड एंड फ्रांसिस मैकलिन जो पायनियर्स हैं स्पेशलाइज सर्विसेज में। अब ये स्पेशलाइज सर्विसेज क्या होती है, तो जैसे हमने अभी बात किया कि या तो उसकी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हर कोई गरीब नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो गरीबी से अबव है या अलग है, तो वहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ रिलीफ से काम नहीं होगा, वहाँ पर आपको स्पेशलाइज सर्विसेज देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हुआ है स्पेशलाइज सर्विसेज। देन द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 1920s, ये एरा जो था इसको हम द साइकोलॉजिकल शिफ्ट बोलते हैं। क्यों बोला जाता है साइकोलॉजिकल शिफ्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड एंड ऑटो रैंक ने कुछ ऐसी थ्योरीज दी, ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू दिया जिससे पूरा फोकस क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी पे शिफ्ट हो गया। अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, सोशल केस वर्क में जो फोकस है वो किस पे था, वो सोशल एंड इन्वायरमेंट पे था। ठीक है, सोशल एंड इन्वायरमेंट। अब जब 1920 में साइको एनालिसिस आया जो सिगमंड फ्रॉइड का एक थ्योरी है, तो पूरा शिफ्ट किस पे हो गया, साइकिक फोर्सेस पर हो गया।
है ना। अब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कम करके हम ये देख रहे हैं कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, और उसका क्या रोल होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल कर आई जिसको बोला जाता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब अब ये क्लाइंट के हाथ में है कि वो समझे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो ये शिफ्ट हमको कब देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमको देखने को मिला। इसमें आपको ध्यान रखना है और याद करना है कि सिगमंड फ्रॉइड किससे रिलेटेड है, तो वो साइको एनालिसिस से रिलेटेड है, ठीक है। 1930 का जो टाइम आया उसको बोला जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। और इस समय पर जो फोकस है वो ना सोशल एनवायरनमेंट ना साइकोलॉजिकल, बल्कि अब फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स के ऊपर शिफ्ट हो गया। देखिए हमने पावर्टी से शुरू किया, सोशल एनवायरनमेंट पर आए, साइकोलॉजिकल पे आए, फिर अब हम वापस किस पे जा रहे हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स के ऊपर जा रहे हैं। तो अब जो रोल है वो किसका आ गया, तो अब गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर मेजर हो गया। अब जो वॉलेंट्री एजेंसीज है उनका काम किस पे शिफ्ट हो गया, अब वो शिफ्ट हो गया स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब वेलफेयर करने का काम किसका हो गया, वो स्टेट का हो गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो केस वर्कर्स थे वो रिलीफ से फ्री होकर, रिलीफ गिविंग से फ्री होकर अब वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स पे फोकस करने लगे, ठीक है। अब उनका मुद्दा पावर्टी से रिलीफ दिलवाना नहीं था, बल्कि जो इंसान की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको फोकस करने लगे। देन 1940 से 60s का जो टाइम था इसको हम एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन का टाइम बोलते हैं। यहाँ पर एक मेजर चीज़ हुई थी, वो थी वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हुआ ना, फैमिली एजेंसीज का राइज हुआ, ठीक है। और वॉर के बाद का जो इमोशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों ने झेली, उसके ऊपर फोकस होने लगा। तो 1950s में क्या हुआ कि जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस इन सोशल वर्क वो इमर्ज हुई, और जो फोकस है वो एक्सपैंड होकर अब कम्युनिटी पे आने लगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि फोकस कैसे शिफ्ट हुआ है। अब हम मेजर देख रहे हैं, ठीक है, माइक्रो पर्सपेक्टिव से अब हम मैक्रो पर्सपेक्टिव पे आ गए हैं। अब 1960s का जो टाइम हुआ उसमें एम्फोसिस किस पे दिया जाने लगा, तो रिसर्च पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाने लगा कि नए नए क्लाइंट्स को लो, उनकी प्रॉब्लम्स को देखो, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करो, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली जो लिटरेचर है वो क्रिएट होने लगा सोशल केस वर्क का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अब ये समझ में आने लगा, रियलाइज़ होने लगा कि जो पर्सनालिटी और इन्वायरमेंट है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि इंटरडिपेंडेंट है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल और सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है, अब यहाँ पर हम उसी को पर्सनालिटी और यहाँ पर उसको इन्वायरमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी फोकस जो आपको देखने को मिला, ये कब देखने को मिला, ये 1960 में देखने को मिला। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली मोरलेस सोशल वर्क का जो इतिहास है वही सोशल केस वर्क का इतिहास है। यहाँ पर आपको अलग अलग मेथड्स देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो आपको एडवाइस या काउंसलिंग के बहुत सारे बोल सकते हैं एविडेंस मिलेंगे। कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कृष्णा ने अर्जुन की काउंसलिंग की। इसी को हम अर्ली एडवाइस या सपोर्ट भी बोल सकते हैं। कि जब आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ परेशानियां जैसे अर्जुन फेस कर रहे थे महाभारत के टाइम में, तो कृष्णा ने उनकी काउंसलिंग की और उनको एडवाइस किया, सपोर्ट किया। सो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है सोशल केस वर्क को समझने के लिए। बट क्या है, इंडिया में जो ट्रेडिशनल हेल्प था वो पैटर्नलिस्टिक था, चैरिटी बेस्ड था, है ना। और मॉडर्न जो केस वर्क है वो क्या एम करता है, वो इंडिपेंडेंस की बात करता है। मतलब हम किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपनी मदद खुद करे, सेल्फ डिटरमाइन हो जाए, है ना। और रियलाइज़ करे अपने पोटेंशियल को, अपनी प्रॉब्लम को सेल्फ एफर्ट से सॉल्व करे। ये हमारा फोकस है केस वर्क का आज का। तो इंडिया में और जो मेजर लैंडमार्क्स हुए उसमें हम देखते हैं मॉडर्न एरा में
1911 में एन जोशी ने इस्टेब्लिश किया सोशल सर्विस लीग इन मुंबई। और इनका जो काम होता था वो क्या होता था कि ये वॉलेंटियर्स को ट्रेन करते थे। और वो वॉलेंटियर्स क्या करते थे कि जहाँ पर भी फ्लड या फेमाइन जैसी स्थिति आई है, यानी कि बेसिकली कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया है, वहाँ पर जाकर ये वॉलेंटियर का काम करते थे, रिलीफ प्रोवाइड करते थे, है ना। वॉर, इस तरह के जो नेचुरल कलामिटीज़ होती है उसके बाद का जो मंज़र होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब फुलफ़िल करने में मदद करते थे। पहला प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर सोशल वर्कर्स का इंडिया में स्टैब्लिश हुआ तो उसको बोला जाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो 1936 में स्टैब्लिश हुआ। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर बात करें कोर्स के रूप में सोशल केस वर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो वो 1946 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, इसी चीज़ को फटाफट से हम एक टेबल के रूप में रिकॉल कर लेते हैं। तो 1843 में क्या हुआ, पहला एसोसिएशन बना यूएसए में, जो कि अर्ली इंडिविजुअल को अप्रोच करता था पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बना, जहाँ पे फ्रेंडली विजिटर्स करके एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ। और पहला स्कूल जो बना वो न्यूयॉर्क में बना, और इसी को हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका बर्थ है। कब? फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, फिर 1917 में क्या हुआ, सोशल डायग्नोसिस पब्लिश हुई बाय मैरी रिचमंड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सोशल डायग्नोसिस किसकी किताब है। और साइको एनालिटिकल इन्फ्लुएंस से कौन एसोसिएटेड है, तो सिगमंड फ्रॉयड इससे एसोसिएटेड है। इनका जो फोकस है वो किसके ऊपर है, साइकी के ऊपर है। 1930 का जो टाइम है उसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, और हमारा जो शिफ्ट है पूरा किस पे आ गया, इकोनॉमिक्स के ऊपर वापस से आ गया। और पूरा रिलीफ का काम किसके ऊपर आ गया, गवर्नमेंट के ऊपर आ गया। इंडिया में 1911 में सोशल सर्विस लीग इस्टेब्लिश की गई बाय एन जोशी। एंड हमारा पहला प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज 1936 में इस्टेब्लिश हुआ। ओके, अब मेजर लैंडमार्क्स की बात करते हैं सोशल केस वर्क में। तो इसमें पहला जो एरा है जिसको हम प्री प्रोफेशनल फेज बोलते हैं, ये एरा था जिसको हम बोल रहे हैं फ्रेंडली विजिटर्स वाला एरा। और ये किससे एसोसिएटेड होगा, सही है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से एसोसिएटेड है। अब ये जो विजिटर्स होते थे ये क्या होते थे, ये वॉल्टियर्स होते थे। मोस्टली वेल्दी अपर क्लास के लोग होते थे जो पुअर्स को विजिट करते थे एज अ फ्रेंड, है ना। किसी तरह का आर्म्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, किसी की तरह की हेल्प नहीं, बट एज अ फ्रेंड उनको विजिट करते थे। और उनका रोल क्या होता था कि उनका जो कैरेक्टर है उसको इम्प्रूव करना थ्रू इन्फ्लुएंस, पर्सनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, उनको मोटिवेट करना, उनको एडवाइस देना। एक तरीके से कैश में कोई मदद नहीं कर रहा है, बट एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है एज अ एक्सटर्नल पर्सन, जो कि उनका फ्रेंड बन सकता है, उनकी बातें सुन सकता है, उनकी प्रॉब्लम से उनको डील करने में मदद कर सकता है। ये एक लैंडमार्क था, है ना। अब यहाँ पर क्या रियलाइज़ किया गया कि सिर्फ पावर्टी ही सब कुछ नहीं है, पावर्टी ही एक प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी इंसान फेस करता है, और अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। ये चीज़ रियलाइज़ की गई। अब जब ये रियलाइजेशन हुआ तो काम बढ़ गया, काम कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो जो वॉलेंटियर्स थे वो क्या बन गए, वो पेड एजेंट्स बन गए, है ना। अब सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से होने लगा। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि एक ट्रांजिशन हम देख सकते हैं साइंटिफिक चैरिटी से प्रोफेशनल सोशल वर्क की तरफ। ठीक है, कि जो हमारे फ्रेंडली विजिटर्स थे वो अब क्या बन गए, पेड एजेंट्स बन गए। कैसे शुरू हुआ ये सब, तो पहले वॉलेंटियर्स थे, उससे वो फ्रेंडली विजिटर्स बने, और उससे वो पेड एजेंट्स बने। वही आगे जाके सोशल केस वर्कर या सोशल वर्कर्स कहलाए। ठीक है, ये ट्रांजिशन देखने को मिला। मैरी रिचमंड के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनकी जो किताब है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोशल डायग्नोसिस। इसमें उन्होंने डायग्नोसिस को एक्सप्लेन किया है, उसके कंपोनेंट्स की बात करी है, और इसके स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
तो जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या बोला है उन्होंने, डायग्नोसिस करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या है, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम है तो क्यों है, और जो इंडिविजुअल है जिसको हम रिसोर्स बोलते हैं केस वर्क में, उसके पास स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और वीकनेसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम जब ध्यान में रखते हैं तब हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसेस 4 स्टेप्स में होती है। पहला, इंटरव्यू विद द क्लाइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में जानना, उसको समझना और सेल्फ हेल्प को डेवलप करने के लिए उसके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड स्टेप होता है उसकी फैमिली के साथ कांटेक्ट करना। और फैमिली से कांटेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि उसका रिलेशन कैसा है अपनी फैमिली के साथ।